हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज का लेक्चर। ठीक है, हाँ, स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। नो वीडियो, वीडियो आ रही है, आवाज आ रही है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से चैट में यस ओके लिख दो। बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 है। यस यस यस, बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 है। और ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आज हम बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। मैं देख की बात को रिपीट कर रहा हूं। ऐसा तब होता है जब सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो जाता है। ठीक है, हाँ। कल रात को मैंने न्यूट्रॉन प्राइम बैच का लेक्चर लगभग अराउंड 7 घंटे का है, पूरा सेल का, उसको रिकॉर्ड किया है और लगभग 2 बज गए थे। तो हाँ, आप सोए नहीं? हाँ, सोए नहीं। ठीक है, थोड़ा कम सोए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा बेटा। एमडी सर के थोड़ा सा पैर में चोट भी लग गई है और उनको प्लास्टर चढ़ गया है। उसके बाद भी वो आज शायद क्लास ले रहे होंगे न्यूट्रॉन 1.0 में, और उनको चोट लगे हुए लगभग 1 वीक हो गया और वो क्लास ले रहे थे और उन्होंने वन शॉट भी रिकॉर्ड किया उसी पेन में। जो 14 अगस्त को 14 अगस्त को वन शॉट गया है उनका प्राइम बैच में, वो उन्होंने मतलब बहुत भयंकर पेन के साथ लिया था। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले नहीं, हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी, पर जो चीज आपको देनी है वो भी प्रायोरिटी पे है। तो जिन बच्चों का बैकलॉग है सेल यूनिट ऑफ लाइफ का, या जिन बच्चों को लगता है कि 12 लेक्चर थे हमने नहीं देखे, हमने बैच अभी ज्वाइन किया है, या जो बच्चे प्राइम बैच के हैं, वो सभी बच्चे उस लेक्चर को देख सकते हैं। पूरी मेहनत से आपके लिए अच्छे से बनाया गया लेक्चर है, सारा कुछ नया एकदम अच्छे से लिख कर प्रॉपरली पढ़ाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर है और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, वन शॉट की क्यों जरूरत है मैं बताता हूं। अभी क्या है कि न्यूट्रॉन 2.0 में भी आपके भी बहुत सारे कोई फ्रेंड्स वगैरह या जो भी जानने वाले हैं, कुछ बहुत सारे लोग अभी एडमिशन लेते हैं। अगर हम देखें, एक चैप्टर में 8 लेक्चर 10 लेक्चर है, और बॉटनी में मान लो 3 हुए थे, जूलॉजी में 4 हुए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला ले तो टोटल मेरे पास 60-70 लेक्चर का बैकलॉग हो जाएगा उस बच्चे का। अगर हम यहां से उसकी कुछ मदद कर देते हैं, क्योंकि प्राइम लाने के 2 पर्पस थे। एक, उन बच्चों को हेल्प कर सकें जो बच्चे सोचते हैं कि यार ऑफलाइन से हमारे यहाँ एंटर कर सकें। दूसरा, जो बच्चे हमारे यहाँ बाद में लेट ज्वाइन होते हैं, क्या उनके लिए हमारा कोई दायित्व तो नहीं है? हाँ, ट्राई किया हमने एक ये। ठीक है, ये था सिर्फ। क्लियर है बेटा? ठीक है, कह रहे 50% सिलेबस का वन शॉट लीजिए। नहीं, क्यों? अब तू बैकलॉग करता रहेगा तो मैं ऐसे थोड़ी होता है ना? वॉइस वेरी लो नहीं है। चलो स्टार्ट करें बेटा लेक्चर को, स्टार्ट करें, जल्दी बोलो बेटा, स्टार्ट करें। चलिए, तो बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर है। पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है बेटा कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर से किस किस को डर लगता है, जल्दी से बताओ। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में किस किस बच्चे को ऐसा लगता है यार थोड़ा सा मुश्किल है, या हमारे बेसिक बहुत वीक है, या हमें यार ये चैप्टर अटकता है, मतलब इसमें गड़बड़ होती है? कौन कौन ऐसा है? कौन कौन ऐसा है? सभी लोग? ठीक है। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि जब ये चैप्टर खत्म हो मेरे को इस चैप्टर पे पूरी कमांड हो जाए, पूरी कमांड हो जाए, कोई क्वेश्चन गलत ना हो? और ये चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे मैं तुझे बताता हूं। इस चैप्टर से लगभग पिछले साल 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। अगर केमिस्ट्री का मैं 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दूं तो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री वाले पार्ट का बायोमोलिक्यूल में लगभग कंप्लीट कर देता हूं 70 से 80%। जो बचता है वो ग्लूकोज के रिएक्शन बचते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन और वो सारे, उसको छोड़ के लगभग मैं सारी चीजें करा दूंगा, सारी चीजें करा दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, आपको फील आएगा कि यार मुझे ये सारी चीज आ गई है। सर इसके लिए हमें क्या करना है? तुझे बेटा ऐसे करके बस लेक्चर देखना है, ऐसे नहीं, तुझे प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। जो जो स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊं साथ में बनाने हैं। कभी कमेंट में ये मत लिखना सर ये क्या स्ट्रक्चर जरूरी है। रीजन क्या है कि अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं वो आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप उस स्ट्रक्चर को सीख जाओगे तो चीजें आगे आसान हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपसे कोई कहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है,
बिना स्ट्रक्चर के खाली रिएक्शन के नाम लिख के पढ़ा दूं, क्या आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो बायोमोलिक्यूल क्या है बेटा? बायोमोलिक्यूल एक तरह की बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम बायो के केमिस्ट्री वाले एस्पेक्ट को देखते हैं थोड़ा सा। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें वो वाला केमिस्ट्री का भी चीज कराना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री वाले टॉपिक में भी कंफर्ट आए बायोमोलिक्यूल में। तो दोनों में कराऊंगा, पेशेंस के साथ करना है, ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और जितना मैं कराऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है? सही है? हाँ, इस बार एमडी सर नहीं पढ़ाएंगे, इस बार मैं ही पढ़ाऊंगा, तो कृपया मुझे मौका दें बायोमोलिक्यूल पढ़ाने का। मैं आप लोगों को पढ़ा के एकदम कृतार्थ हो जाऊंगा। ठीक है, एक भयानक और बहुत भारी वाली हिंदी बोली मैंने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जो लिख रहा है बोरिंग चैप्टर, बेटा जिस दिन तू एमबीबीएस में पहले साल में घुसेगा ना, उस साल तू कहेगा कि सर जो आपने बायोमोलिक्यूल कराया था, तो मेरे जो एमबीबीएस के पहले साल के कुछ पेपर है उसमें एक बायोकेमिस्ट्री है, उसमें तो मेरे को कमांड है, बाकी क्लास को दिक्कत चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आइए। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल। आ गया भाई? ठीक है, बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, इसकी बात करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करेंगे, और टाइम मिलेगा तो अमीनो एसिड पढ़ेंगे। सबसे पहले जरा बायोमोलिक्यूल में देखो टॉपिक क्या पढ़ने हैं। टॉपिक आपको बायोमोलिक्यूल का कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्या होता है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल पूल के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक टॉपिक ये है। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अमीनो एसिड। फिर अमीनो एसिड से लिंक करके मैं आपको प्रोटीन पढ़ाऊंगा, और उसी से लिंक करके एंजाइम पढ़ाऊंगा। तो ये तीनों टॉपिक आपस में जुड़ते हुए दिखेंगे आपको। फिर मैं आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा, जिसमें डीएनए के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक हम क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस में नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस में न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं यहां पढ़ा रहा हूं। तुम कहोगे पढ़ा दूंगा, पर वो कोई लेक्चर ही वेस्ट है, मैं सेम चीज होगी वो। ठीक है सर। उसके बाद मैं आपको लास्ट में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, और फिर क्या पढ़ाऊंगा? लिपिड। इस सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे। क्या हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं? लगभग। इसमें मैं एक टॉपिक छोड़ रहा हूं आपको, जिसे हम कहेंगे बेटा, आपके पास एक मतलब लिविंग स्टेट करके एक टॉपिक है, उसको इसलिए छोड़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में। नई एनसीईआरटी में वो हट चुका है, पर मैं उसको रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाऊंगा, जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन और ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? सही है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डाल लो, चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल, टॉपिक नोट डाउन कर लो, और जर्नी शुरुआत करते हैं। मैं जर्नी शुरुआत करने से पहले एक लाइन बोलूंगा, पहले फटाफट से टॉपिक लिख लो। और हमारे पास आज का गोल ये है, बेसिक्स पढ़ेंगे, केमिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, और ये बात करेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मेरे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट में है। रेस्पिरेशन इन प्लांट के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? रेस्पिरेशन इन प्लांट के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 आ सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में बायोमोलिक्यूल बहुत लगेगा। फोटोसिंथेसिस में भी यूज हो सकता है भाई। उसके अलावा आपके पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में काफी सारे चैप्टर हैं जहां पर बायोमोलिक्यूल यूज होता है। और अगर रीसेंट ट्रेंड देखें, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस बढ़ गए, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं। नॉर्मली हम ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया करते थे, 11th के लास्ट में, पर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, इसके आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन बायो में आएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आएगा इसका केमिस्ट्री में। मैं लगभग वो सारे टॉपिक कवर करूंगा, कुछ को छोड़ के। तो आप ये मान के चलो, ये आपके पास लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, या मान लेते हैं 7 क्वेश्चन के आसपास भी बनाएगा, तो लगभग 28 मार्क्स का है बेटा। 28 मार्क्स की इंपॉर्टेंस उस बच्चे से पूछो जिसके 590 आ रखे हैं। अगर उसके 620 आते तो उसको समझ में आता कि कॉलेज मिल गया होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। बस आप फटाफट से टॉपिक का नाम लिख लो, अब हम आगे चलेंगे। हाँ, जल्दी से टॉपिक का नाम लिख लो।
अंकित बेटा, मैं आज वन शॉट पूरा कर दिया, मैं तेरे को कल तक या मैक्सिमम परसों तक तेरे एसएनएस पीएनएस और सारे डीपीपीस के सॉल्यूशन मिल जाए। तुम्हें तो मिले होंगे ना, सेल वाले तो मिले हैं। हाँ हाँ हाँ, हो गया। चले स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, देखें क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आ जाओ देखें किस किस बच्चे को पता है। हाँ भाई देखें, बताओ, स्टार्ट करो। सबसे पहले बताओ, हाँ भाई सबसे पहले बताओ कि बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं ये बताओ। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? प्रोटीन बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। ये मेरे पास एक लिविंग सेल है, लिविंग सेल है, ठीक है सर। इस लिविंग सेल में सोडियम अंदर एंटर किया है, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो एंटर किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड से उसने ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। आप अपनी डेफिनेशन लिख लो बायोमोलिक्यूल की, पर मेरी कुछ स्पेसिफिक, ध्यान से सुनेंगे, मेरी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास ये लिविंग सेल है, इसमें सोडियम एंटर किया, ये एंटर किसी ने ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। मेरी बात समझना, इसमें एंटर किया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हमने बना दिया अमीनो एसिड, ठीक है सर। सेल के अंदर एंटर किया Cl माइनस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सोडियम ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक? सोडियम होता है इनऑर्गेनिक। हाँ भाई, सोडियम क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। CO2 क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। अगर मुझे बायोमोलिक्यूल को डिफाइन करना हो तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा बायोमोलिक्यूल की, कि दे आर ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ये वो ग्रुप है केमिकल कंपाउंड्स का वो ग्रुप है जो किसने बनाया है? सिंथेसाइज बाय लिविंग सेल, किसी लिविंग सेल ने बनाया है, या उसका सोर्स जो है, सोर्स इज लिविंग। अगर किसी चीज का सोर्स लिविंग होता है तो उसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास जो बायोमोलिक्यूल है, जैसे मान लो मैं कहता हूं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किसी सेल ने बनाया है, अमीनो एसिड किसने बनाया है? सेल ने बनाया है। तो इन्हें मैं क्या बोल सकता हूं? इन्हें मैं बायोमोलिक्यूल बोल सकता हूं। तो बायोमोलिक्यूल वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको किसी ने बनाया। किसने बनाया? किसी लिविंग ने बनाया। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? हम बेटा हम वैसे ये बातें बोलते हैं कि यार बायोमोलिक्यूल जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसी चीज है जो किसी लिविंग ने बनाया। क्या सोडियम बायोमोलिक्यूल है? नहीं, वो सेल में बाहर से एंटर करता है। क्या CO2 बायोमोलिक्यूल है? नहीं। तो आपको अगर पूछा जाए कि बायोमोलिक्यूल के क्या फीचर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल के क्या फीचर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल के अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो सबसे पहली बात आप कहोगे कि बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं।
सारे के सारे बायोमोलिक्यूल क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। क्या होंगे बेटा, ऑर्गेनिक होंगे। अगर मैं कह रहा हूं सारे बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इनमें कार्बन कार्बन क्या प्रेजेंट होगा, बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और इसको कौन बनाएगा, ये प्रोड्यूस होंगे, कौन बनाएगा, प्रोड्यूस या सिंथेसाइज बाय, कौन बना रहा है इसको, सिंथेसाइज बाय लिविंग। इनको कौन बना रहा है, लिविंग बना रहा है। यहां तक समझ में आ रही है। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का मतलब ही ये होता है किसी लिविंग ने बनाया। तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो प्रोड्यूस करते हैं सिंथेसाइज बाय लिविंग। वो कोई लिविंग इसको बनाता है, इसको क्या करता है, लिविंग बनाता है। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है, यस और नो बताओ। यस, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, बायोमोलिक्यूल जो है कोई लिविंग बनाएगा वो ऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और कोई लिविंग उसे बनाता है। अगर मैं आपसे बात करूं, नोट में सुनना, इस बात को नोट में ध्यान से सुनना, लिविंग सेल कैन हैव इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ। लिविंग सेल में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों हो सकता है। सर Na+ तो एलिमेंट है, मान ले SCO3- बाहर से एंटर कर जाए, ये तो कंपाउंड है। यस सर, कंपाउंड बोथ। क्लियर है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लिविंग सेल में ऑर्गेनिक बाहर से एंटर कर सकता है, यस और नो? क्या लिविंग सेल में ऑर्गेनिक बाहर से एंटर कर सकता है, यस और नो? यस और नो, यस और नो? यस। तुम्हारे अंदर जो खाना खा रहे हो, सेल के बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, स्टार्च जा रहा है। सेल के अंदर क्या जा रहा है, ग्लूकोज। इसका मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री क्या है, ऑर्गेनिक एंटर कर रहा है। एक परिभाषा है जो मैं मान लो बड़ी क्लास के बच्चों को बोलना चाहता हूं, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ की। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, जो बाहर से ऑर्गेनिक ले सकते हैं, और ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो बाहर से क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक लेते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ इनऑर्गेनिक चीज लेते हैं, वो ऑर्गेनिक खुद बनाते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों लेते हैं। क्या हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बाहर से लेते हैं, नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ह्यूमन हेट्रोट्रॉफ है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बाहर से लेता है, और जो प्लांट है वो मोस्टली इनऑर्गेनिक चीज ही लेता है। क्या कोई ऐसा प्लांट है जो ऑर्गेनिक ले सकता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है कि नहीं? इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, जो पैरासाइट होते हैं प्लांट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपको समझना पड़ेगा कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि ये जो हैं, ये वो केमिकल्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो बेसिकली जिसका सोर्स लिविंग है। ठीक है, ये हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और इसे लिविंग बनाता है। इसे कौन बनाता है, लिविंग बनाता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा हम कंपैरिजन लेंगे, किसके साथ, अर्थ क्रस्ट के साथ। क्या इतना लिख ले सबने, इतना लिख ले, इतनी, इस बात में कोई डाउट है, इस बात में कोई डाउट है बच्चे, इस बात में कोई डाउट है नहीं? तो सारे लिविंग सेल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के बने हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होते हैं, उनका सोर्स लिविंग होता है। ये क्लियर हो गई हमारे पास। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने प्रॉपर समझाया है। ये कोई बात थोड़ी है, इसको भी रिपीट लिख रहे हो? कौन है ये रिपीट वाला? तुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आता है, कैसे पढ़ेगा बेटा, है ना? ठीक है, आवाज ठीक है। तो हमने बायोमोलिक्यूल को परिभाषित कर लिया, नोट कर लो जल्दी से, आगे चलेंगे। सबने लिख लिया? मैंने क्या लिखा है, बाहर से देख रहे हो, बाहर से इनऑर्गेनिक चीज एंटर कर सकती है, और अंदर क्या बन रहा है, ये ऑर्गेनिक बन रहा है। क्लियर है? तो लिविंग सेल जो होता है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज बन सकती है,
लिविंग सेल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमेशा लिविंग ही बनाएगा, नहीं कुछ हम आर्टिफिशियल भी तो बना पा रहे हैं भाई। कार्बन के कुछ कंपाउंड हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन किसका? हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, और हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं लिविंग सेल की। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की और लिविंग सेल की। अर्थ क्रस्ट क्या होता है सर? ये अर्थ है, अर्थ की जो बाहर परत होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर आपने पता है। वही एलिमेंट्स प्लांट ले सकता है, तो हमारे अंदर वही आते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं? हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सम एलिमेंट्स हमारे पास किसमें? अर्थ क्रस्ट में है। ठीक है, क्लियर है। तो लिविंग सेल में क्या होगा? लिविंग सेल में क्या होता है बेटा? सेम एलिमेंट्स which are present in earth crust। जो अर्थ में है वही एलिमेंट हमारे पास लिविंग में होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसा क्या पॉसिबल है कि मेरे अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो अर्थ पे नहीं है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ में है पर मेरे अंदर नहीं है? हाँ, गोल्ड हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो लिविंग सेल में है वो अर्थ में भी है। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट, हम ये बात करते हैं फर्क क्या होता है? रिलेटिव अबंडेंस अलग अलग होती है। रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब है? रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट होती है किसमें? डिफरेंट होती है किसमें? इन लिविंग सेल एंड अर्थ क्रस्ट में। लिविंग सेल और अर्थ क्रस्ट में अमाउंट अलग अलग होता है। अमाउंट अलग अलग होने का मतलब यह हुआ कि अर्थ में हो सकता है ऑक्सीजन की परसेंटेज कुछ हो, हमारे अंदर हो सकता है ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? एलिमेंट वही होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा। ये जो माटी है क्या है? ये अर्थ का आउटर पार्ट है जिससे प्लांट ने कोई एनिमल लिया था। तो फाइनली ये सारे एलिमेंट्स अर्थ में ही जाने हैं। समझ इस बात को, सिर को समझना पड़ेगा इस बात को। पॉइंट ये है कि उनका अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या रहता है? वही एलिमेंट रहने वाले हैं। श्रवण कुमार वर्मा, आपको कोई नहीं समझा सकता, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, मुझे मत लिख प्लीज। लिख रहा है कि क्या अच्छे से समझाऊं? अर्थ क्रस्ट नहीं पता तुझे? मिट्टी पता है? हाँ सर मिट्टी पता है। मुझे बता मिट्टी में कौन से एलिमेंट होते हैं? सर बहुत सारे होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, आयरन हो सकता है। क्या ये एलिमेंट्स इसमें भी हो सकते हैं? हाँ सर इसमें भी हो सकते हैं। फर्क क्या होगा? अमाउंट अलग अलग होगा। क्लियर है? अमाउंट अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, मतलब मैं तुझे ये कह रहा हूं कि क्या अर्थ में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम एलिमेंट होते हैं? यस सर सेम होते हैं। फर्क क्या होता है? मेरे अंदर जो परसेंटेज है कार्बन की वो जमीन से अलग होगी ना। क्लियर है कि नहीं बता? यहां तक समझ में आ रही है? पहले बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी लिखती है कि कार्बन और हाइड्रोजन किसमें? इन लिविंग सेल में हायर परसेंटेज होती है किसके कंपैरिजन में? देन अर्थ क्रस्ट। अरे इधर देखो बेटा, इधर देखो, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का ये आउटर लेयर है जिसे आप क्रस्ट कह रहे हो, मान लो इस पे प्लांट ग्रो करते हैं। तो जो एलिमेंट यहां पर मेरे पास अर्थ में होगा वही एलिमेंट तो मेरे पास किस में जाएगा? प्लांट में जाएगा ना। पर क्या सारे एलिमेंट जाते? नहीं, गोल्ड नहीं जाता। ये चीज समझ में आ रही है? तो हम एक तरह का कंपैरिजन आपको बता रहे हैं। क्लियर है? ये लिखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, और एनसीईआरटी ने एक टेबल भी दी है इसके लिए, ये वाली टेबल दी है।
अगर आप ध्यान से देखो इस टेबल में आपको याद क्या करना है, अब देखो खुद से देखो, हमारे पास अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 46.6, लिविंग सेल में दे रखी है 60। क्यों ऐसा है? क्योंकि लिविंग सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, अरे लिविंग सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा होता है पानी। इस वजह से ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत हाई दे रखी है। तो अगर आप लिविंग सेल में देखो सबसे ज्यादा पानी होता है बेटा, पानी होता है मैक्सिमम अमाउंट में। इस वजह से अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा होता है लिविंग सेल में ऑक्सीजन, फिर दूसरे नंबर पर होता है कार्बन, तीसरे नंबर पे क्या है देख ले बेटा नाइट्रोजन है, और चौथे नंबर पर क्या है हाइड्रोजन है। ये हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के हैं, ये परसेंटेज ह्यूमन बॉडी है। सर ये सारा डाटा याद करना है? नहीं, तुझे सिर्फ ये याद करना है कि लिविंग सेल में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है। चाहे तो इसकी परसेंटेज याद कर ले, 65%, ठीक है, 18.5%, 3.3% और 0.5%, ये याद कर सकता है। उसके अलावा अगर तू ध्यान से देखेगा, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन क्या है भाई, तेरे आसपास सिलिकॉन कहां है, तेरे आसपास सिलिकॉन कहां है बता जल्दी से। अच्छा चौथा कैल्शियम है, सॉरी चौथा आपने ने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिखा है, कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम कितना है 1.5 है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोन्स वगैरह होती हैं या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है। अब मेरी बात सुन, ह्यूमन की बात कर रहा है तो बोन्स की वजह से। सिलिकॉन कहां होता है भाई, ये जो मिट्टी होती है ना सॉइल, सॉइल क्या होती है, सिलिका होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अर्थ में बहुत ज्यादा चीज क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या हमारे अंदर है, नहीं है। सिलिकॉन क्या हमारे अंदर है, यस और नो, नहीं है। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, सुनो, जो अर्थ में एलिमेंट है वो हमारे अंदर है, पर हमारे अंदर वो सारे एलिमेंट नहीं है जो अर्थ के अंदर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि मेरे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है बेटा वो अर्थ में होता है, हमारे अंदर नहीं है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले ह्यूमन में ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन है पानी की वजह से, फिर उसके बाद डेफिनेटली अपने पास क्या है, कार्बन है, फिर तीसरे नंबर पर क्या है सर, नाइट्रोजन है, फोर्थ पे कैल्शियम है, फिफ्थ पे आप हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। क्लियर है, यस और नो। राजीव कुमार रिपीट क्या करूं बेटा बता, इसमें ये तो डाटा है, तुझे समझना पड़ेगा। तुझे ये लाइन नहीं समझ में आएगी तो देख, इधर देख, ये देख क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने लिखा है पहला पेज, वाइड वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे बायोस्फीयर में। हमारे मन में सवाल आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हुए हैं, किस केमिकल्स के बने हैं, क्या किस कंपाउंड के बने हैं। तो जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब क्या हुआ, किसी लिविंग सेल को लेकर मार कर उसके एलिमेंट चेक कर, तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल टिश्यू हो या कोई माइक्रोब हो, वो सब इसके बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इन चीजों के बने हैं। इफ द सेम एनालिसिस, अगर ऐसे ही एनालिसिस, मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, किसी मरे हुए एलिमेंट्स को, मरे हुए एनिमल को टेस्ट ट्यूब में लेके उसके एलिमेंट की एनालिसिस कर, और फिर तू अर्थ से मिट्टी ले ले उसकी एनालिसिस कर, एलिमेंट सेम आएंगे। लिख रहा है इस बात को, ये कह रहा है कि एलिमेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये दिख रहे हो, नॉन लिविंग में क्या आएगा, सेम आएंगे, सिमिलर लिस्ट आएगी। फर्क क्या आएगा, फर्क क्या है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या, वही एलिमेंट आएंगे, यस। डिफरेंस कहां आएगा, उनके रिलेटिव अबंडेंस में। रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब होता है, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। ये चीज समझ में आ रही है। एनसीईआरटी कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होने का क्या मतलब है भाई, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो होता है। तो क्योंकि बायोमॉलिक्यूल होते हैं इसलिए कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो ये पैराग्राफ ही तो समझा रहा हूं, और क्या समझा रहा हूं बच्चे। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अपने आसपास जब आप देखते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक ले लो, लीफ ले लो, मार के उसके एलिमेंट चेक करो, जो एलिमेंट उसमें है वही तुम्हारी अर्थ पे है। सही है, लिस्ट सेम है। फर्क कहां पर है आप देखो, फर्क कहां पर है, अबंडेंस, परसेंटेज अलग है। मैं वही तो कह रहा हूं, कह रहा गोल्ड लिविंग में, वही तो कह रहा हूं, जो लिविंग में है वो अर्थ में है, पर जो अर्थ में सारे हैं वो लिविंग में नहीं है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिपीट वाले बेटा अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मैं नहीं करा पाऊंगा आपको। एक बार लिख लो, लिखने का टाइम दे रहा हूं, लिख लो। पर अगर तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर को रिकॉर्डेड देख, 4 से 5 घंटे में फिर बोल रहा हूं। तुझे अर्थ क्रस्ट का मतलब नहीं पता। अर्थ के 3 हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे बाहर की मिट्टी होती है। क्या मिट्टी में एलिमेंट्स होते हैं? हाँ सर होते हैं। हमारी बॉडी किसकी बनी है? केमिकल्स की। क्या हमारे अंदर एलिमेंट है? हाँ सर है। मैंने कहा हमारे अंदर वही एलिमेंट आ सकते हैं जो जमीन में थे कभी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यस और नो, यस और नो। ठीक है सर। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स वो कंपाउंड होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लिख देते। बायोमोलिक्यूल्स वो कंपाउंड होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर बनते हैं और वो कार्बन के होते हैं। हमने ये भी देखा कि अर्थ क्रस्ट में वही एलिमेंट है जो हमारे अंदर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन प्रेजेंट है अर्थ में। किसमें प्रेजेंट है? अर्थ में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट नहीं है? नॉट प्रेजेंट इन किसमें? नॉट प्रेजेंट इन किसमें बेटा? नॉट प्रेजेंट इन किसमें? सेल में। इतनी बात याद रहेगी, इतनी बात याद रहेगी, बोलो। और एनसीईआरटी ने लिखा है ना कि कार्बन और हाइड्रोजन की ज्यादा परसेंटेज होती है। नोट में लिखी है मैंने बात, क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज में क्या कार्बन कार्बन चेन और हाइड्रोजन वगैरह होती है कि नहीं? हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो? हाँ सर होती है। तो ये लॉजिक तो आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद इस टेबल में से क्या याद कर लो? आप ये याद कर लो कि ह्यूमन बॉडी में किसकी परसेंटेज ज्यादा है। उसके अलावा ये कर सकते हो कि सिलिकॉन जो होता है वो हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। ये 2 बातें करनी है। एनसीईआरटी में क्या अलग दिया है बेटा? कौन है ये? पानी में सिलिकॉन होता है, किस लिए? सिलिका की डिपोजिशन तो डाई एटम में थी। चार्ट के नीचे साइंटिस्ट का नाम दिया, सीएन राव लिखा हुआ है। क्या करना है उसका, साइंटिस्ट का? भाई बोला है अर्थ क्रस्ट में, तू समझ नहीं रहा। उसने ये बोला है कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग में सेम है। अर्थ क्रस्ट वो एक जनरल स्टेटमेंट है, वो 100% ये बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। वो तुझे अर्थ पढ़ा रहा है या लिविंग सेल पढ़ा रहा है? सर अर्थ पढ़ा रहा है, पागल है? बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ाएगा? सर लिविंग सेल पढ़ाएगा। तो वो ये कह रहा है कि यार लिविंग सेल और अर्थ में सेम है। उसका कहने का मतलब है इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। समझ, एनसीईआरटी को समझना तुम्हारे लिए भी तो मुश्किल है। तुम इसको बना लोगे नहीं सर सारे उसमें सेम बोला है, सेम सेम सेम। अरे भाई सुन तो ले पहले ध्यान से क्या लिखना चाह रहा है। वो प्रेफरेंस दे रहा है लिविंग को, कहता है जो लिविंग में है वो अर्थ क्रस्ट में सेम है। वो ये नहीं कह रहा कि अर्थ के सारे एलिमेंट इसमें है। क्लियर है? भाई तुमको नहीं पढ़ने आती है एनसीईआरटी तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चे। ठीक है ना? हाँ अगर मान ले मैं बोल दूं सेम है तो अगला सवाल ये बता, गोल्ड है तेरे अंदर? हाँ भाई गोल्ड है। प्लेटिनम है? हाँ सर यहां बाल में प्लेटिनम है। चलो आगे, टाइम मत पास करो, ये नोट कर लो जिसको करना है जल्दी से। सर ये टेबल बना ले, बनानी चाहिए तुम्हें। सर टेबल बना ले, हाँ बना ले, उसमें से ह्यूमन बॉडी का लिख ले बस। अर्थ क्रस्ट में हाईएस्ट लिख ले और ज्यादा ज्यादा सेकंड हाईएस्ट लिख ले, कैल्शियम लिख ले या सिलिकॉन लिख ले बस, बाकी छोड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ पर कोशिश कर कि बना ले, अच्छा रहेगा। जरा मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कर ले, जगह छोड़ दे, बाद में बना लियो एनसीईआरटी से। ये चैप्टर कितने लेक्चर में? 2000 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, मैं तुझे बताता हूं क्या होता है।
मान ले तेरे पेरेंट्स जो हैं अभी अभी जस्ट आए हैं काम पे से इवनिंग में, और आते ही तूने पूछा पापा आप कितनी सैलरी कमा के लाओगे इस मंथ में, तो क्या होना चाहिए? डंडा और सुबह तक पिटाई। चैप्टर स्टार्ट हुआ है और तूने पूछा कितने लेक्चर, मान ले 5 लगेंगे तो पढ़ लेगा, 8 लगेंगे तो नहीं पढ़ेगा। आता है तुझे? है? दस लगेंगे तो नहीं पढ़ेगा। हाँ, तुम्हारे मदर ने तुमको रात का खाना दिया, मम्मी अगले वीक का बताओ ना शेड्यूल क्या है, फिर क्या मम्मी क्या लेंगी? झाड़ू और सुबह तक पिटाई। कुछ भी लिखना है, क्वेश्चन कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, क्वेश्चन लिख। देख मैं क्वेश्चन लेके लाया हूं। ऑल लिविंग सेल हैव एलिमेंट सिमिलर टू अर्थ क्रस्ट। ऑल एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट इन, ऑल लिखा है, देख वहां ऑल नहीं लिखा, सेम लिखा, ऑल नहीं लिखा। ये सही है, ये गलत है। अब ठीक है क्वेश्चन? अरे ठीक है ना? अरे आप ठीक है? यस सर। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट बट नेग्लिजिबल इन लिविंग टिश्यू। कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ में ज्यादा है पर नेग्लिजिबल है अर्थ में? क्या आएगा आंसर इसका? सॉरी, लिविंग टिश्यू में नेग्लिजिबल, सिलिकॉन। ये क्वेश्चन आएगा। ये कर लेगा? आना बता जल्दी से। अरे ये तो कर लेगा, इतनी देर पढ़ाया इस बात को। सही है सर, आगे चलो, आगे की कहानी बताओ जरा। ये वाले क्वेश्चन बता। बायोमोलिक्यूल कैन बी, ये बता जल्दी से। बायोमोलिक्यूल कैन बी, इसमें बता। बायोमोलिक्यूल कैन बी बोथ, गलत। बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक होता है। इसमें बता, लिविंग सेल में क्या होगा? ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा, बायोमोलिक्यूल भी होगा, डी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई लिविंग सेल है उसमें इनऑर्गेनिक चीज है। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है? Cl माइनस, कैल्शियम +2, Mg+2 जैसी चीजें, साथ में उसमें ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक में आ गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें आ गई, तो होगा दोनों। लेकिन ये वाले को क्या बोलोगे? इसको बायोमोलिक्यूल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? बायोमोलिक्यूल। देख लो, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन प्राइम के लेक्चर आ रहे हैं बेटा, क्यों लिख रहा है? एलसीक्यू है, हाँ सॉरी सीसीक्यू लिख दिया, एलसीक्यू है। ओहो, चलो भाई आगे चलेंगे। अगला ले लो टॉपिक। लिख लिया? क्वेश्चन नोट कर लिए? क्वेश्चन नोट कर लिए, हाँ या ना? ऑर्गेनिक बाहर से जाएगा तब भी, पर किसी ने तो बनाया था। मुझे एक चीज बता, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है जो किसी ने ना बनाया हो? जैसे मान ले तू बाहर से स्टार्च खा रहा है, पर वो स्टार्च किसने बनाया था? सर प्लांट ने। प्लांट ने क्या ग्लूकोज बनाया था? हाँ। तो ग्लूकोज अगर प्लांट ने बनाया तो बायोमोलिक्यूल है, यस और नो? यस। किसी भी लिविंग सेल ने अगर कोई केमिकल कंपाउंड बनाया तो उसे बायोमोलिक्यूल बोलेंगे, हाँ या ना? यस यस यस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए? ये दोनों लिख लो फटाफट से क्वेश्चंस। क्या कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो लिविंग सेल ना बनाए? तो फिर बायोमोलिक्यूल क्यों बोलेगा? क्या कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक और लिविंग सेल ने ना बनाओ? आर्टिफिशियल बना ले, लैब में, लैब में बना ले। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जो है वो लिविंग बनाएगा तभी बायोमोलिक्यूल कह रहे हैं। सोडियम कोई लिविंग बनाता नहीं है, वो तो बाहर से एंटर करता है। पोटेशियम कोई बनाता नहीं है, बाहर से एंटर करता है। क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है? हाँ। तो लिविंग सेल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज होती है। जो ऑर्गेनिक होते हैं वही बायोमोलिक्यूल होते हैं। कितना बदतमीज है, कह रहा हटिए सर हमें लिखना है। लिख लेना भाई। कह रहा है एग्जाम्पल दे दो। मैं जितनी डीप पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी कोई पढ़ाता ही नहीं है। स्टार्टिंग का पहला पेज छोड़ देते हैं लोग।
कहते हैं सर ये अर्थ क्रस्ट वाली बात नहीं पढ़ाएंगे, अब बच्चे को मजा नहीं आता, लिखी हुई काम है यार ये। अगला लिख ले जल्दी से, चल आगे चलते हैं, जल्दी कर बेटा, मैं सारी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। चल आगे चलेंगे जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। लिख लिया? इनऑर्गेनिक बाहर से आता है बेटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लिख लो जल्दी से, अगला पढ़ रहे हैं, हाउ टू फाइंड बायोमोलिक्यूल। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम अब बायोमोलिक्यूल की बात उठी है तो बायोमोलिक्यूल को एनालिसिस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे बायोमोलिक्यूल की, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल हम करने वाले हैं, ठीक है। हम इसके लिए एक मेथड यूज करेंगे, उसे कहेंगे केमिकल एनालिसिस। हम क्या करने वाले हैं, केमिकल एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास ये मान लो ये मार्कर लोहे का है, ये प्लास्टिक का है, इसकी अगर मुझे एनालिसिस करनी है तो कोई प्रॉपर्टी तो एनालिसिस करूंगा भाई। अगर मुझे इनकी एनालिसिस करनी है तो कोई प्रॉपर्टी एनालिसिस करूंगा। मान लो ये आयरन का है, ये प्लास्टिक का है, चुंबक मैग्नेट लाके देख लो किस पे, कोई प्रॉपर्टी तो एनालिसिस करूंगा। हम क्या कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल का एनालिसिस कर रहे हैं। इस एनालिसिस को हम कहेंगे केमिकल एनालिसिस। अब जब आप केमिकल एनालिसिस करोगे बायोमोलिक्यूल का, कहां करोगे, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आप केमिकल एनालिसिस करोगे बायोमोलिक्यूल का तो कहां करोगे, कहां करोगे बताओ मुझे। सर वो हम करेंगे किसी लिविंग टिश्यू में, तो ले ले लिविंग टिश्यू। तो केमिकल एनालिसिस जो है क्या होता है, हम बायोमोलिक्यूल की करते हैं। इसके लिए फॉर दिस वी यूज लिविंग टिश्यू। अब दो तरह के लिविंग टिश्यू ले लो, एक ले लो लिवर सेल्स, लिवर टिश्यू ले लो। सर लिवर टिश्यू कहां से लाएंगे, हमारे पास तो एक ही लिवर है, मेरे पास भी एक ही है। जो स्लॉटर हाउस होता है, कोई एनिमल जहां पे मतलब किल किए जाते हैं, वहां से लिवर टिश्यू मिल जाएगा थोड़ा सा। या हम प्लांट टिश्यू, सर हम नहीं जाएंगे, मत जब मैं जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, लिखना है यहाँ, है ना, तुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, लिखना है। प्लांट टिश्यू ले सकते हैं। तो मान ले मैंने ये लिवर टिश्यू ले लिया, मैंने क्या किया, लिवर टिश्यू ले लिया, इसमें मैं एनालिसिस करूंगा बायोमोलिक्यूल की। या मैंने क्या ले ली, लीफ ले ली, मैंने क्या ले ली, लीफ ले ली, इसमें करा। तो लिवर जो है ना मेरे पास, लिवर किसका एग्जाम्पल है, लिवर एनिमल सेल है। इसमें हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एनिमल सेल हो सकता है, और ये मेरे पास लीफ है, तो लीफ क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है। अब इसके अंदर मुझे एनालिसिस करनी है, इसके अंदर मुझे एनालिसिस करनी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ जरा भाई, किसी भी सेल के अंदर, ध्यान दे बेटा, किसी भी सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, इसके अंदर कौन सा बायोमोलिक्यूल है, इसके लिए सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यस और नो। भाई बायोमोलिक्यूल उसकी दीवारों में हो सकता है, यस हो सकता है, उसकी मेम्ब्रेन में हो सकता है, यस हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है, यस हो सकता है। तो अगर मुझे उसको एनालाइज करना है तो मुझे सेल को डैमेज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, चलो लिवर की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेल को डैमेज करेंगे। तो सेल को क्या करेंगे, सेल को क्रश करेंगे, किसमें, इन मोर्टार। मोर्टार क्या होता है बेटा, आपने देखा है औषधि बनाते हैं, औषधि मतलब आयुर्वेदिक की एड आती है, तो एक इस तरह का कुछ मिट्टी का बर्तन सा होता है जिसमें ये ऐसी चीज होती है, मोर्टार इसको कहते हैं, पेस्टल इसको कहते होंगे, जो भी है, इसके अंदर इसको पीस लेंगे। किसको पीस लेंगे, लिवर को। लिवर को ऐसे क्या कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। ये लिवर टिश्यू है, इसको हमने क्रश कर दिया, इसके अंदर पीस लिया। अब क्रश करते वक्त इसमें बाहर से मैंने एक एसिड डाला है। अब मैं बार बार आपको कह रहा था, आप केमिकल एनालिसिस कर रहे हो, आप किसी प्रॉपर्टी फीचर पे करोगे। आपने बाहर से एसिड डाला है, इस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। मैं आपसे पूछता हूं कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, आप कहोगे सर CH3COH एसिटिक एसिड है। ट्राइक्लोरो के लिए 3 हाइड्रोजन हटा के यहां पर Cl लगा दोगे 3, हाँ या ना बोल भाई, CCl3 और COH, ये क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया। मैं ये क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर
अलग अलग बायोमोलिक्यूल अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया है। अगर आपसे बोला जाए कि चल भाई ये तेरे पास ये ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें एनालिसिस करनी है, तो क्या करेगा, पहले इसको तोड़ेगा, मतलब इसके अंदर है ना, सेल को तोड़ेगा। तोड़ लिया मैंने, अब क्या मैं कर रहा हूं, केमिकल एनालिसिस। तो मेरे पास एक एसिड होता है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। उस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। का नाम है भैया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नाम है। वो मैंने इसमें डाल दिया और कुछ टाइम के बाद मेरे पास इसको क्रश करने के बाद इस तरीके से मेरे पास पेस्ट आ गया। पेस्ट मतलब ऐसा एक पेस्ट बन गया। पेस्ट मतलब लिक्विड जैसी चीज बन गई, थोड़ा सा सॉलिड सा है, ऐसे पेस्ट आ गया। किसका आ गया? पेस्ट ऑफ लिविंग टिश्यू। किसके अंदर? किसके अंदर आ गया बेटा? ये आ गया किसके अंदर? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब हमने क्या करा, इसको फिल्टर करने का सोचा। नाउ इसको हम क्या करेंगे, नाउ इट इज फिल्टर्ड। इसको क्या करो, इसको अब फिल्टर करो। फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर या कुछ लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से, ध्यान दो बेटा, इस तरीके से मैंने फ्लास्क ले लिया ऐसे, ठीक है। इसमें मैंने अंदर की तरफ मसलिन क्लॉथ लगा दिया। मसलिन क्लॉथ क्या होता है बेटा? आपने एक पतला सा कपड़ा देखा है, वो क्लॉथ में से फिल्टर कर सकते हैं। और मैंने फिर क्या किया, नीचे यहां मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब है, और इसको मैंने इसमें डाल दिया। इसको मैं इसमें डाल रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो जब मैंने इसको फिल्टर किया तो मेरे पास कुछ चीज नीचे आ गई और कुछ चीज यहां रह गई, कुछ यहां रह गई और कुछ मेरे पास यहां आ गई। तो जो नीचे आई है वो एसिड में घुल गया था। एसिड कौन है? ये। तो नीचे जो आया उसको हम कहेंगे फिल्टरेट, जो फिल्टर होकर नीचे आया। फिल्टरेट का मतलब है गेट फिल्टर। और जो ऊपर रह गया उसको हमने नाम दिया रिटेंटेट। इसका मतलब क्या, हम कर क्या रहे हैं बेटा? हम ये कर रहे हैं कि किसी सेल और टिश्यू के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस को करने के लिए मुझे सेल और टिश्यू को, मान लो लिवर या प्लांट को, क्रश करना पड़ेगा और उसे घोल दिया मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। मैंने पाया कि जो बायोमोलिक्यूल इसमें से निकले उनमें से कुछ फिल्टर नहीं होंगे। जो फिल्टर नहीं हुए उसे क्या बोला? नॉट फिल्टर, उसे बोला रिटेंटेट। और जो फिल्टर हो गए उसे बोला फिल्टरेट। जो फिल्टर नहीं हुए थे वो क्यों फिल्टर नहीं हुए, उसका क्या रीजन है? वो नॉट सॉल्यूबल थे एसिड में, वो एसिड में सॉल्यूबल नहीं हुए थे। तो जो चीज घुली नहीं थी वो फिल्टर नहीं हो पाई, और जो घुल गए थे उसको हमने बोला एसिड सॉल्यूबल। ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ यस और नो? मतलब जो फिल्टर किया ना हमने, मेरी बात सुनो, जो फिल्टर नहीं हुआ उसे रिटेंटेट बोला, वो सॉल्यूबल नहीं था। अब ऐसे मान लो एक कंपाउंड होता तो ठीक है, 3 4 5 थे, तो ग्रुप को कहते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल। क्या वर्ड यूज किया? एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है सर। और यहां पर क्या बना, इसको क्या बोला? एसिड सॉल्यूबल पूल बोला। तो अगर आप ध्यान से सोचो एग्जैक्टली हमने करा क्या है। हमने क्या किया है, हमने लिविंग टिश्यू लिया है, लिविंग टिश्यू की हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं। केमिकल एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया है, सेल को डिस्ट्रॉय किया ताकि सारे बायोमोलिक्यूल रिलीज हो जाए। बायोमोलिक्यूल क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। अब मैंने उसको डिसॉल्व करा, किसमें डिसॉल्व किया, किसमें घोला है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। जब मैंने इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घोला तो कुछ डिसॉल्व हो गए, मोस्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल वो डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो जो डिसॉल्व हो गए उनको हमने क्या नाम दिया? बता भाई, जो डिसॉल्व हो गए उनको क्या नाम दिया? जल्दी बता बेटा। उनको नाम दिया एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या नाम दिया? एसिड सॉल्यूबल पूल का नाम दिया।
और जो सम नॉट गेट डिसॉल्व, जो डिसॉल्व नहीं हुए, जो डिसॉल्व नहीं हुए, उसको क्या नाम दिया? एसिड इनसॉल्युबल पूल का नाम दिया। इस बात में कोई डाउट है? बोल भाई, इस बात में कोई डाउट है? ये क्या था? ये फिल्टरेट की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ये क्या था? जो फिल्टर नहीं हुआ वो ये था। और ये क्या प्रॉपर्टी है? इसके अंदर डिसॉल्व होना, तभी हम कह रहे हैं केमिकल एनालिसिस। यहां तक कोई डाउट है? सोच लो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मन में सवाल उठता है, यार बायोमोलिक्यूल में ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई तेरे को बायोमोलिक्यूल की परिभाषा सिखा दी, अब मैं ये तो सिखाऊंगा ना कि अब जो बायोमोलिक्यूल है उनको एनालाइज तो करेगा। एनालाइज कैसे कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि एसिड लिया हमने, एक पर्टिकुलर एसिड लिया, उसमें कितने बायोमोलिक्यूल आसानी से घुल जाते हैं, कितने नहीं घुलते, और उसका कारण भी हम जानेंगे। चीज क्लॉथ और कॉटन कुछ भी ले ले यार, मसलिन क्लॉथ छोड़, चीज क्लॉथ लिख दे, ले, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। चीज क्लॉथ ले ले, कॉटन, ये नहीं आएगा। ये थोड़ी पूछेगा यार क्या किससे फिल्टर करते हैं, है ना? जल्दी लिख बेटा। लिवर सेल क्यों लिया? एनिमल टिश्यू है, कुछ और सेल ले ले, ठीक है? लीफ ले ले या स्टेम ले ले, कुछ भी ले ले प्लांट में। पॉइंट है ये चीज। डन है? नोट कर लो बेटा। क्या मैं लीफ को लेकर भी ऐसा काम कर सकता हूं? हाँ, कर ले। घोलना किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। मैंने तुझे लिखना बता दिया कैसे लिखेगा, ठीक है? और उसमें हमने क्या किया है? फिल्टर किया है। एसिड सॉल्युबल ज्यादा चीजें आएंगी, एसिड इनसॉल्युबल में कम आएंगी। अब मैं तुझे एक चीज और दिखाऊंगा, ऐसा कुछ दिखे, देख, ये देख, ये देख, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये जो चीज है ना, देख रहा है, चाय छान रहे हैं, तो इसको क्या बोलेगा? रिटेंटेड नहीं, इसे फिल्टरेट बोलेगा। और ये क्या रह जाएगा? रिटेंटेड। ऐसा ही तो होता है, रिटेंटेड फिल्टरेट, यही कर रहे हैं ना? यस सर। तो ये बनाना है नहीं, ये नहीं बनाना। अब आते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इतना लिख ले, अब ये वाला लिख ले। नोट्स क्लास के बाद भी बना सकता है, अगर तेरी स्पीड कम है नोट्स बनाने की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है। आ गया, इधर देख, मुझे एक चीज बता। ये मान ले तेरे पास एक सेल है, ध्यान से देखियो, ये तेरे पास एक लिविंग सेल है,
ध्यान से देखियो, ये वॉल है, क्या वॉल है, मान ले सेल वॉल है, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से समझियो पूरी बात, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म है, यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर न्यूक्लियस है, क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। अब आगे सुन ध्यान से, ये मेरे पास क्या हो गई, ऑर्गेनल्स हो गई। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको समझना, हमने क्या किया, हमने इस लिविंग सेल को डैमेज किया था, ध्यान से सुनियो बेटा, इस लिविंग सेल को डैमेज किया, ठीक है, और उसको डिसॉल्व किया किसके अंदर, बोलता भाई, डिसॉल्व किया किसके अंदर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर, इसके अंदर अपने ने इसको मतलब क्या किया, डिसॉल्व कर लिया। यहां तक कोई डाउट है, पहले बता। अब मैंने को एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, कि जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक आएगा एसिड सॉल्युबल पूल, तो जो एसिड सॉल्युबल पूल आएगा ना, उसमें मेनली साइटोप्लाज्म की चीजें होती हैं, मेनली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो चीजें होती है वो होती हैं। और एसिड इनसॉल्युबल पूल जो होता है ना, इनसॉल्युबल वाला, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म से कुछ होंगी, प्लस वॉल की होती है, प्लस क्या होती है, वॉल की होती है। वॉल कंपोनेंट का क्या मतलब हो गया, वॉल कंपोनेंट का मतलब हो गया सेल वॉल और मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इसकी चीजें मेनली एसिड इनसॉल्युबल पे आती हैं, ठीक है। मैं कुछ आइडिया दूंगा, तुम समझना जरा कि क्या क्या चीजें सॉल्युबल में आती हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। सॉल्युबल में मेरे पास सबसे पहले इनऑर्गेनिक आयन आते हैं, क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं सॉल्युबल में। क्या वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, आयंस तो यहां होते हैं, ठीक है। तो Cl माइनस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस 2, SCO3 माइनस, इनऑर्गेनिक आयंस इसमें आएंगे एसिड सॉल्युबल पूल में। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, तो ऑर्गेनिक में स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, वो भी किस में आएगी, सॉल्युबल में आएगी। अमीनो एसिड सुना है आपने, हां सर, अमीनो एसिड किस में आएगा, सर इसमें आएगा। आपने न्यूक्लियोटाइड सुना है, हाँ भाई न्यूक्लियोटाइड सुना है, हाँ सर, एटीपी जीटीपी वो सब। न्यूक्लियोसाइड सुना है, नाइट्रोजिनस बेस सुना है। ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ रही हैं, एसिड सॉल्युबल में आ रही हैं। एसिड इनसॉल्युबल में लार्ज कंपोनेंट आते हैं, लार्ज कंपोनेंट, और वो मेनली तीन तरह के ज्यादा होते हैं, वो एक और होता है पर मेनली तीन तरह के हैं। एक इसमें आती है प्रोटीन, एक इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का क्या मतलब है, जैसे कि स्टार्च, सुना है स्टार्च, बता हां या ना, ग्लाइकोजन, ये सब किस में आएगा, इसमें आएगा। मैं तेरे से पूछता हूं सेलुलोज, सेलुलोज किस में होता है, सर वॉल में होता है, इसलिए इसमें आएगा। उसके अलावा मेरे पास न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इसमें आएगा। और फैट भी जो है ना, लिपिड, लिपिड भी जो है जो इसी में आता है। तो आपको ये क्लियर कट लेके चलना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, सर सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो किस में आ रहा है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। सेल मेम्ब्रेन में क्या, लिपिड है और प्रोटीन है, किस में आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्या साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होती है, हाँ एंजाइम होते हैं, तो वो भी किस में आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो साइटोप्लाज्म और वॉल की कुछ चीजें एसिड इनसॉल्युबल में आती हैं। साइटोप्लाज्म की बहुत सारी चीजें, मान लो मैं कहता हूं साइटोप्लाज्म में 10,000 चीजें हैं, उनमें से 9,000, 9,500 सॉल्युबल में आएंगी, इनसॉल्युबल में उसमें से बहुत कम आएंगी। लॉजिक ये है कि एसिड इनसॉल्युबल में बड़ी चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जी से लिखता हूं ग्लूकोज, जी से क्या लिखता हूं, ग्लूकोज लिखता हूं,
तो चेन ऑफ ग्लूकोज को ही तो स्टार्च कहते हैं। चेन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो जो छोटी चीज है, स्मॉल चीज है, वो किस में आ रही है? एसिड सॉल्यूबल पूल में। और ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड का मतलब बहुत सारी शुगर है। ये किस में आ रही है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, बेटा देख, फोन में मैं औरों से तो बड़ा लिखता हूं यार, इतनी सारी स्लाइड लेता हूं, तू कहता है छोटा कहां लिख रहा हूं। तुझे समझना पड़ेगा कि एसिड सॉल्युबल में मेनली साइटोप्लाज्म वाली चीजें आएंगी। आयन सारे सॉल्युबल में आते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल, शुगर हो गई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेसिस, ये सब सॉल्युबल में आते हैं। इसमें क्या आएगा? प्रोटीन्स आएंगी। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए ईआर है। ईआर की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सर लिपिड की बनी होती है। किस में आएगा इसमें? ठीक है, राइबोसोम है। मान ले यहां पर तेरे से बात पूछता हूं, राइबोसोम है, मुझे बता राइबोसोम किस में आएगा? सर राइबोसोम के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। पर राइबोसोम किसका बना है? आरएनए का बना है और प्रोटीन का बना है। अब इधर देख, न्यूक्लिक एसिड क्या हो गई? आरएनए और प्रोटीन। तो राइबोसोम डेफिनेटली किस में आना चाहिए? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और लिपिड भी होता है। लिपिड का साइज छोटा होता है। लिपिड का क्या है? साइज छोटा है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्यों आया, लेकिन ये चीजें समझ में आ रही हैं? ये क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी से, ये क्लियर है? क्योंकि इसके बाद मैं एक डिफरेंस अब लिखने जा रहा हूं एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में। इतना क्लियर है तो आगे चलेंगे। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, फ्रक्टोज किस में आएगा? सर सॉल्युबल में शुगर है। एडिनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, किस में आएगा? सॉल्युबल में। अब आप में से जिस बच्चे को यह नहीं पता कि एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस है, तो सेम टॉपिक जब चैप्टर खत्म हो जाए एक बार फिर रिवाइज करना। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, उसके शुरुआती 2 पेज तब ज्यादा फायदा करते हैं पढ़ने में जब वो चैप्टर फिनिश हो जाए, क्योंकि वो बाद की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आपको यह पता है कि रूबिस्को क्या है, आप कहोगे सर एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होती है। तो किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। आ रही है बात समझ? अब तुम्हें फ्रक्टोज नहीं पता, तो फ्रक्टोज शुगर होती है। मेरी बात समझ में आई? मान ले मैं कहता हूं एलानिन। एलानिन क्या है? अमीनो एसिड, सॉल्युबल में आएगा। ठीक है, सही है। इंसुलिन किस में आएगा? सर इंसुलिन प्रोटीन है, किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल में। मान लो मैंने आपको कहा सर गुआनिन, गुआनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, किस में आएगा? सॉल्युबल में। मैंने आपको कहा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या? सर न्यूक्लिक एसिड है, किस में आएगा? इसमें। मैंने आपको कहा एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, जीटीपी न्यूक्लियोटाइड है, किस में आएगा? एसिड सॉल्युबल में। मैंने लिखा डीएनए, किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल में। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। नोट कर भाई जल्दी से, जल्दी से नोट कर बच्चे, जल्दी कर।
हो गया। सर जीटीपी क्या होता है बेटा, वही तो कह रहा हूं, बहुत सारे वर्ड अगर आपको नहीं पता है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ग्लूकोज एक शुगर है, तो उसको कहते हैं मोनो, मोनो का मतलब एक यूनिट है, मोनोसेक्राइड। अब जो स्टार्च है वो चेन ऑफ ग्लूकोज है, देख रहे हो ग्लूकोज की चेन बन रही है, वो पॉलीसेक्राइड है, तो एसिड इनसॉल्युबल में आएगा। नोट कर लिया, आगे आ जा। एसिड सॉल्युबल पूल, ये क्या है सर, ये फिल्टरेट है। जे क्या है सर, ये रिटेंटेट है। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। इसको हम क्या होगा बेटा, इसमें ज्यादा कंपाउंड होंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें ज्यादा होंगे, थाउजेंड्स ऑफ, एनसीईआरटी लिखती है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ, ज्यादा ये होते हैं। नोट करो साथ के साथ, ये तो याद हो गया तुम्हें, इसमें लेस कंपाउंड होंगे, इनका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। इन्हें कई बार क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। ये दोनों होंगे इसमें, इसमें ऑर्गेनिक भी होगा प्लस इनऑर्गेनिक भी होगा। ये थोड़े लार्ज कंपाउंड होते हैं, लार्ज कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑर्गेनिक होगा एसिड इनसॉल्युबल में। यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अभी लिखे थे मैंने, आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे पास मेनली क्या आएगा, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, मेनली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, साइटोप्लाज्मिक प्लस वॉल कंपोनेंट। इसके एग्जाम्पल याद क्या करोगे बताओ, इसमें अगर एग्जाम्पल लिखता हूं तो क्या आते हैं बताना, एग्जाम्पल इसमें क्या आते हैं बताओ, बताओ भाई। एक आते हैं प्रोटीन, प्रोटीन्स आती हैं, एक आएगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड शब्द का मतलब क्या है सर, डीएनए और आरएनए, वो आ सकता है। हाँ भाई, और बताओ, और बताओ जल्दी से। और क्या आएगा, पॉलीसेक्राइड, क्या आ जाएंगे, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कौन से वाले, जैसे आपने सुना है स्टार्च, और क्या आ सकता है ग्लाइकोजन, और क्या आ सकता है सेलुलोज, और क्या आ सकता है काइटिन, सुना है काइटिन, चिटिन बोलते हो जिसे तुम। उसके अलावा फैट भी इसमें आएगा, फैट भी इसमें आएगा। इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास पहले तो आयंस आएंगे, उसके अलावा शुगर आ जाएगी। शुगर आपको पता होनी चाहिए, चीनी, सुक्रोज हो गई, ग्लूकोज हो गई, फ्रक्टोज हो गई, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा सुनना, उसके बाद क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आ जाएंगे। ये सारी चीजें किसमें आई, ऐसे बहुत होते हैं ये एसिड सॉल्युबल पूल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ये हमने लिखा है छोटे साइज के हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। एनसीईआरटी लिखती है लेस देन 800 डेल्टान होता है। इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब मोर देन 800 डेल्टान। सर ये मॉलिक्यूलर वेट डेल्टान में लिख रहे हैं, हां डेल्टान यूनिट होती है, क्लियर है, सही है।
अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं तो याद होंगे, लिखने से नहीं होगा बच्चे। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड कराऊंगा ना, देख न्यूक्लियोसाइड का क्या एग्जांपल है, सुन ध्यान से। तूने एडिनोसिन सुना है क्या? एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस का क्या एग्जांपल है? एडिनिन है। जिन बच्चों को नाम में दिक्कत हो रही है, उनको बायोमोलिक्यूल माइनस में चल रहा है, तो पहले उसको जीरो पे लाएंगे अपने, है ना। एक पूछ रहा है एक डेल्टान में कितना ग्राम होता है, बहुत पिटाई करूंगा बेटा, सामने होता कंटाप 5 मिनट तक लगातार, है ना। अभी बात करेंगे लिपिड के लिए अलग से, अभी लिपिड के लिए अलग से बात करेंगे। हाँ, पेपर एनएमसी कराएगा और पेपर में क्या होगा, हिस्ट्री आएगी, जो आएगा वही आएगा। चैप्टर नेम बायोमोलिक्यूल, जल्दी लिख बच्चे, जल्दी से नोट कर, जल्दी। ये वाले पंचायती बच्चे बहुत होते हैं। हो गया बच्चे, लिख लिया? चलें आगे? अरे हो गया, आ जाओ, अगला कहानी सुनो, अगली कहानी सुनो, इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखो क्या होता है, देखो लिपिड जो होता है ना, शुड, या हम लिख सकते हैं वाई लिपिड इज इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। इधर देखो बेटा, मान लो ये ग्लूकोज है, ये अमीनो एसिड है, ये मान लो ग्लूकोज है और ये अमीनो एसिड है। इनका क्या है, ये छोटे साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट भी लो है, लेस देन क्या है, 800 डेल्टान है। तो इनको किसमें आना चाहिए, शुड कम इन, किसमें आना चाहिए, एसिड सॉल्यूबल पूल में। कोई डाउट है इस बात से? नहीं सर। अब इधर देखो, ये ग्लूकोज की चेन है,
ये क्या है? ग्लूकोज की चेन है, ये ग्लूकोज की चेन है मान लो, तो इसको मैंने बोला पॉलीसेक्राइड। मान लो ये स्टार्च है, ऐसे ही मेरे पास अमीनो एसिड की चेन है, इसको मैंने क्या बोला? बोल बेटा, इसको मैंने क्या बोला? इसको प्रोटीन बोला। इनका क्या है? साइज ज्यादा है, साइज बड़ा है, तो इनको आप क्या बोलोगे? मैक्रोमोलिक्यूल बोलोगे? हां या ना? हां या ना? यस। और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मोर देन 800 डेल्टान है। तो ये किस में आना चाहिए? शुड कम इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। कोई डाउट है इस बात में? इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर। अब क्या है? ये लिपिड है, ये लिपिड है। ये जो लिपिड होता है ना, ये होता है स्मॉल मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 800 डेल्टान होता है। इसको आना चाहिए, शुड कम इन एसिड सॉल्युबल पूल, बट ये आता किस में है? बट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ये आता किस में है? इट कम इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। रीजन सुनो, रीजन क्या है इसका? इस बात का रीजन क्या है? रीजन ये है कि लिपिड क्या करता है? वो एग्रीगेशन बना लेता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाता है ऐसे। जैसे मान लो मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में ये लिपिड का मॉलिक्यूल था। लिपिड के मॉलिक्यूल जो है आपके पास, ये लिपिड के मॉलिक्यूल थे। लिपिड के मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं मिलते, जैसे उनको मौका मिलता है ना, वो एसिड के अंदर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़कर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो है वो मिलकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस वजह से क्या होता है? मतलब ये इकट्ठे हो गए। अब ये जो है, ये क्या हुआ है? लिपिड इकट्ठा हो गया, लिपिड एग्रीगेट हो गया, इसलिए वो किस में आ रहा है? कम इन। किस में आ गया? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? तो पॉइंट क्या है आपको समझना पड़ेगा। छोटी चीज आती है एसिड सॉल्युबल में, बड़ी चीज आती है इनसॉल्युबल में। ये केमिकल एनालिसिस कर भी तो इसलिए रहे हैं कि हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक छोटे मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल। ये चीज समझो, ग्लूकोज छोटे साइज का है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आता है। पॉलीसेक्राइड इसकी चेन है, ग्लूकोज की बॉन्ड बना हुआ है, प्रोटीन बॉन्ड बना हुआ अमीनो एसिड का, तो वो किस में आता है? एसिड इनसॉल्युबल में। लिपिड जो होता है वो छोटा मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, उसको आना चाहिए एसिड सॉल्युबल पूल में। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप क्या करो, एक पानी के ग्लास में 10 ड्रॉप ऑयल की डालो, क्या वो 10 की 10 ड्रॉप अलग अलग पड़ी रहेंगी? नहीं, वो आपस में जुड़कर एक बड़ी ड्रॉप बना लेंगी, क्योंकि ऑयल जो है एक तरह का लिपिड होता है। लिपिड क्या होता है? जो पानी को रिपेल करता है। तो हम यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि लिपिड के मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वो सॉल्युबल में ना आकर इनसॉल्युबल में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है या माइक्रो मॉलिक्यूल है, आप कहोगे माइक्रो मॉलिक्यूल है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट लो है कि हाई है, आप कहोगे सर लो है। लेकिन आपसे पूछा जाए वो आएगा किस में? इनसॉल्युबल में आएगा, क्योंकि वो मिलकर एग्रीगेशन बना लेगा। समझ आ रहा है? बोलो।
समझ में आया नहीं आया? समझ आ गया? तो लिपिड का जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ऑयल का एग्जांपल दिया, ऑयल की 50 ड्रॉप डाल दो, मिलके बड़ी ड्रॉप बना लेगा। तो वो अकेली ड्रॉप का मॉलिक्यूलर वेट कम होता, पर वो अलग अलग मिल नहीं रही है। ऐसे लिपिड अलग अलग नहीं मिलते, मिलके इकट्ठा कुछ बना लेते हैं। इस वजह से वो आएंगे इनसॉल्युबल पूल में, भले ही उनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो। क्लियर है? सही है, बोलो। बेटा सियाराम, मैं नहीं रिपीट कर सकता, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं तुझसे। तो अगर 2 बार में नहीं समझेगा तो मैं नहीं कैसे पढ़ाऊंगा, बता बच्चे। कान में सुनना ध्यान से क्या बोलता हूं। मैंने बोला है लिपिड का मॉलिक्यूल, देख पेशेंस लेवल देख रहा तू, पेशेंस लेवल देख, पेशेंस लेवल। मान ले मैं तेरे से अगर 2 बार भरवा दूं ना OMR, तो रोज आएगा। पेशेंस लेवल देख मास्टर का, देख सुन ध्यान, फिर से सुन। छोटे मॉलिक्यूल होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, वो घुल जाते हैं सॉल्युबल में आते हैं। बड़े मॉलिक्यूल मतलब चेन, वो मैक्रो होते हैं, वो नहीं घुलते, इनसॉल्युबल में आते हैं। लिपिड चेन नहीं बनाता, होता छोटा ही है, पर क्योंकि अलग अलग नहीं मिलता, जुड़ जाते हैं आपस में, बॉन्ड से नहीं जुड़ते, डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ जाते हैं। इस वजह से वो एसिड इनसॉल्युबल में आते हैं। नोट कर लो बेटा, एक बार साइड हो गया, नोट कर लो, जल्दी करो, फास्ट। क्लियर हो गया? नोट करो, छुट्टी नहीं हुई है, नोट कर जल्दी से। ठीक है, देखें आप क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं। देखो ये चीज कह रहा है, देखो अब ये कह रहा है कि हम व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, केमिकल एनालिसिस। उसके लिए क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू, या तो वेजिटेबल ले लो या लिवर ले लो, और उसको पीसो, किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। क्या यूज करके, मोर्टार और पेस्टल। ठीक है, हमारे पास एक मोटी स्लरी आएगी, मतलब पेस्ट आएगा, उसको चीज क्लॉथ या कॉटन से फिल्टर कर लो। जो चीज फिल्टर होगी उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली एसिड सॉल्यूबल पूल, और जो नहीं होगी रिटेंटेट, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट को ज्यादा कंपाउंड किस में मिले हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड किस में मिले हैं, एसिड सॉल्युबल में। क्या मिले, ऑर्गेनिक मिले हैं। और देख, ठीक है, यहां पे आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे इसको, थोड़ा सा इसका एक पार्ट और है एनसीईआरटी का, वो आगे देख रहे हैं। मैं चाह रहा था एक बार जरा ये वाला करो, क्वेश्चन करो जरा एलसीक्यू, एलसीक्यू करो भाई, देखें कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन। कर भाई,
फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। क्वेश्चन तो कर, अरे क्वेश्चन तो कर। डोपा कॉपी में लिखना लिख ले, तेरी मर्जी है। ग्लाइसिन, सोडियम, स्टार्च, एंजाइम, के प्लस, ये इनमें से कौन से एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे? हाँ भाई, ग्लाइसिन क्या है सर? अमीनो एसिड है, एसिड सॉल्युबल पूल में। सोडियम एसिड सॉल्युबल पूल में। स्टार्च नहीं आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, किस में आएंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ये नहीं आएगा। के प्लस किस में आएगा? आयन है, एसिड सॉल्युबल पूल में। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है, एनबी मतलब नाइट्रोजिनस बेस है, किस में आएगा? एसिड सॉल्युबल पूल में। Cl माइनस किस में आएगा? एसिड सॉल्युबल पूल में। ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कितने हो गए? काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 5 आ गया आंसर, बी आ गया। कर पा रहे हो क्वेश्चन? सही है सर। विच इज अ पार्ट ऑफ रिटेंटेट? पार्ट ऑफ रिटेंटेट, इसका बताओ जरा, इसका बताओ बेटा। इसका आंसर बताओ। शाबाश, क्योंकि तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लिवर लिखा है, लिवर में सेलुलोज होगा? तुम्हारे लिवर में सेलुलोज है? नहीं। देखो रिटेंटेड में ये तीनों आ सकते हैं, लेकिन ये तो देख, यहां एनिमल लिखा है। स्टार्च होगा? नहीं, हमारे लिवर में स्टार्च नहीं होता, लिवर ग्लाइकोजन स्टोर करता है। आंसर सी आएगा। तोते उड़ गए जी सर, तोते उड़ गए, क्योंकि हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। हाँ हाँ, क्वेश्चन में ये जो तीनों लिखेंगे एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे, रिटेंटेट है। पर कहानी क्या है? लिवर लिखा है, ठीक है, सही है। हाँ, अगर वेजिटेबल लिखा होता तो स्टार सेलुलोज होता, ग्लाइकोजन नहीं होता। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा है, लिविंग टिश्यू लिखा है, तो ऑल आएगा। लिविंग टिश्यू लिखा है तो ऑल आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, दिस सवाल इज नोन एज सावधानी हटी, बाकी डैश घटी। आपको पता है दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना फिल कर लेना। आ जाओ। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि बायोमोलिक्यूल हमारे पास क्या है? बायोमोलिक्यूल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमें यह भी पता है कि लिविंग सेल हैव बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक मेथड देखेंगे जिससे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सेल को एनालाइज करते हैं। कैसे करेंगे जरा समझेंगे। मेरे पास ये किसका प्लांट है भाई? लीफ से तुम क्या सोच पा रहे हो? कौन सा प्लांट है? किसका प्लांट है? लीफ से क्या लग रहा है? हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे किसके? ऑफ लिविंग सेल के। हाँ बेटा, लीफ से क्या लग रहा है? किसका प्लांट है? सर ग्रीन प्लांट है। मैं पौधे का नाम नहीं जान रहा, एक ग्रीन प्लांट है। इसकी मैंने लीफ तोड़ ली, इसकी मैंने जस्ट अभी लीफ तोड़ी है। ठीक है, तो ये जो लीफ है जस्ट तोड़ी है, इसे कहते हैं फ्रेश वेट। अब इसमें से मैंने पानी इवेपोरेट कर दिया, पानी को क्या किया? इवेपोरेट कर दिया, तो लीफ थोड़ा मुरझा सी गई।
अब जो आएगा उसे ड्राई वेट कहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, फ्रेश वेट में सेल है, हां सर सेल है, तो फ्रेश वेट में सबसे पहले क्या होगा सर, पानी होगा बहुत ज्यादा, साथ में उसमें ऑर्गेनिक होगा और साथ में उसमें इनऑर्गेनिक भी होगा। यस और नो बताओ। हां सर ये तीनों होंगे। अगर पानी उड़ा दिया मैंने तो इसमें दो चीजें बच जाएंगी, ऑर्गेनिक जो कि बायोमोलिक्यूल है और साथ में क्या होगा, इनऑर्गेनिक बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, कंबशन कर दी इसकी। कंबशन का मतलब इसको जला दिया। जब मैंने इसको जला दिया तो मेरे पास राख बच गई। मेरे पास क्या बच गई, राख बच गई है। तो इसको हम बोलेंगे ऐश वेट। अब मुझे सोच के बताओ कंबशन में क्या होगा। कंबशन में बायोमोलिक्यूल जो हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, वो जल जाएंगे। ऑर्गेनिक क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक जो है वो क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। और क्या बनता है आपको पता है ना, हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो क्या बनता है, CO2 और H2O बन के ये उड़ जाएगा, नाइट्रोजन होगा वो भी उड़ जाएगा। तो ऐश वेट में क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। यस और नो बताओ, मैं इसका वेट नाप सकता हूं। आ रही है समझ, बोलो। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए फ्रेश वेट, बी ड्राई वेट, सी ऐश वेट और डी ऑल। ऑल आंसर क्या आएगा सर, ऑल, सब में इनऑर्गेनिक है। दूसरी चीज, विच इज मोर, क्या ज्यादा होगा, ए फ्रेश वेट, बी ड्राई वेट, सी ऐश वेट और डी नन। क्या ज्यादा होगा भाई, फ्रेश वेट ज्यादा होगा। यस और नो, समझ में आ रहा है। फ्रेश और ड्राई में क्या फर्क होगा, पानी का। ड्राई और ऐश में किसका फर्क होगा, ऑर्गेनिक का। क्लियर है, हां या ना, हां या ना, समझ में आ रहा है। तो ये किसके लिए, कि इनऑर्गेनिक को कंपोनेंट को एनालाइज करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ऐश वेट, ऐश का मतलब राख, उसमें क्या होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं SCO3 माइनस इज प्रेजेंट इन, ये इनऑर्गेनिक है, यस। फ्रेश वेट, फ्रेश में होगा, ड्राई में होगा, ड्राई में होगा, ऐश में होगा और ऑल होगा। सर ऑल लगा लेते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। अब आ रहा समझ, कैसा क्वेश्चन आएगा इसका। सेकंड वाले क्वेश्चन में सर विच इज मोर, मुझे एक चीज बता जरा, मुझे एक चीज बता, तेरा जूता है, हाँ सर जूता है, बढ़िया एकदम मस्त मस्त कंपनी का, वो बारिश में भीग जाए, हल्का है भारी है, सर भारी है, सूख जाए हल्का है, आग लगा दे राख बन जाए तो बहुत हल्का है। क्या ज्यादा होगा वेट, जब पानी उसमें भर जाएगा। सर जूते मत जलाओ हमारे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया। ये कह रहा सर ये रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, लाइव पढ़ा रहे हैं हम। आगे आओ, इतना कर लिया हमने। ये यहां दिया हुआ है बेटा, यहां दिया हुआ है, देख यहां लिखा हुआ है, ऑल लिविंग कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल।
ठीक है, ये जो है, जो मेथड हमने पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव मेथड है। वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, क्या बोलोगे, लीफ, उसको बोलते हैं वेट वेट, फ्रेश वेट। और ड्राई करेंगे तो ड्राई वेट। और जब तुम उसे जला दोगे, जो बच गया वो ड्राई वेट है। जब पूरी तरीके से जला दोगे तो कार्बन कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। CO2 और वाटर वेपर, पानी बनेगा ना, वेपर में उड़ जाएगा। वट रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। और ऐश में क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, सल्फेट। और वो एसिड सॉल्युबल में भी दिखते हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन, ये वाला पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। ये वाला आ रहा है ना समझ में। देखो लिखा है एनसीईआरटी में, मैं ऐसा अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक हम बताएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज मेटाबोलाइट। व्हाट इज मेटाबोलाइट, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको हमने, ध्यान से सुनेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, उनको हम क्या बोलते हैं, कोई भी नोन एज मेटाबोलाइट। मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो किसी रिएक्शन में बने हैं या वो कन्वर्ट होते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है वो क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल में है, उसने स्टार्च बना दिया, ये भी एसिड, ये आएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में, तो ये भी मेटाबोलाइट है और ये भी एक तरह का मेटाबोलाइट है। तो मेटाबोलाइट क्या होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सेल के अंदर, उन्हें हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, किस हिसाब से बताता हूं। मेटाबोलाइट दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट, टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट होते हैं। ए जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। आप एक चीज समझो ध्यान से बेटा, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें आप मेटाबोलाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि वो किसी केमिकल रिएक्शन में बने हैं और किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अनदर, या हम बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो क्या है, बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नोन एज मेटाबोलाइट। उनको हमने नाम दे दिया मेटाबोलाइट का। अपने पास मेटाबोलाइट दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट। ध्यान से सुनना बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, लार्ज इन नंबर होते हैं, ये लार्ज इन नंबर होते हैं, ये दोनों में आएंगे, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल दोनों में आते हैं। दूसरी चीज क्या होता है बेटा, इनका रोल होता है, रोल इज आइडेंटिफिएबल, मतलब इनके रोल के बारे में हमें पता होता है, रोल के बारे में हमें आइडेंटिफिएबल मतलब नोन है, इनका काम नोन है इन सेल, ये क्या काम करते हैं रोल पता है मुझे। जैसे ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी बनाता है, स्टार्च क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, इनका रोल हमें पता है, क्लियर है, रोल पता है हमें, क्लियर है। उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, और वो कन्वर्ट हो सकते हैं एक से दूसरे में। इसका जो एग्जाम्पल आएगा, इसका जो एग्जाम्पल आएगा, ग्लूकोज आ सकता है, डीएनए आ सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, ये सारे मेरे पास क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारे क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ये सारे तरह के सेल्स में होंगे, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल,
और मैं बोल सकता हूं बैक्टीरिया सेल। ये सभी तरह के सेल में होते हैं, इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। मेटाबोलाइट सिंपल समझो केमिकल है, बायोमोलिक्यूल है जो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, उन्हें हम मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, छुट्टी दे दो वाले जो बच्चे हैं कृपया क्लास लीव कर दो बेटा, कहीं और से पढ़ लो बायोमोलिक्यूल, मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं मेहनत से पढ़ाऊंगा और मुझे चाहिए तुम्हें समझ आए। अगर तुम टाइम पास करने के लिए बैठे हो कि नहीं सर वो वाला करा दो, सर वो वाला मार्क करके देख बेटा तुझे समझ आ रहा है, या वो वाला करा दो जिसमें लॉजिक नहीं बने, वो नहीं कराने वाला, वो नहीं होता मेरे से। दूसरा आ जा, बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं बेटा? ये क्या होते हैं? दे आर बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट होते हैं कुछ सम रिएक्शंस के। इनमें से कुछ के रोल नहीं पता होते, सम ऑफ विद अननोन रोल। इनमें से कुछ के रोल हमें नहीं पता, ऐसा नहीं कि सबके नहीं पता, कुछ के नहीं पता, अननोन रोल। एनसीईआरटी लिखती है नॉन आइडेंटिफिएबल रोल। इनके कुछ के रोल नहीं पता हमें, ठीक है। कुछ की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, सम हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ नेचर में इंपॉर्टेंस है, एंड सम हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर अस। जैसे ड्रग्स हो गई, भाई ड्रग्स प्लांट ने क्यों बनाई थी? मान ले कोडीन बनाया, प्लांट को खांसी हो रही है, प्लांट कोडीन क्यों बना रहा है? वो तो तेरे लिए बना रहा है, तो वो एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है। हमें एग्जैक्ट रोल हो सकता है ना पता हो। जैसे सेलुलोज एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, वो सेल वॉल पे डिपोजिशन हो रहा है। समझ इस बात को, समझ इस बात को। सम हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ हमारे काम के होते हैं। और एनसीईआरटी लिखती है कि ये किस में मिलते हैं? फाउंड इन प्लांट सेल, फंजाई सेल, माइक्रोब, एनिमल में नहीं। मोस्टली फाउंड इन किसमें किसमें मिलते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? फंजाई में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? और माइक्रोब्स में मिलते हैं। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया में, ये इनमें मिलते हैं। ये हमारे काम के हो सकते हैं, पर ये एक तरीके का बाई प्रोडक्ट टाइप की चीज होती है। इनका हमें इंपॉर्टेंस, हमें मतलब कुछ का पता है, कुछ का पता ही नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो हैं जो रेगुलरली एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। सेल के अंदर उनका प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? इनका अपना रोल होता है। इनका क्या होगा? हैव रोल इन मेटाबॉलिज्म, रोल इन मेटाबॉलिज्म और नॉर्मल फंक्शन में। सेल के नॉर्मल फंक्शन में इनका रोल होता है। इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, जिनका हमें पता नहीं क्या काम करता है, पता ही नहीं। कुछ का पता है हमें। जैसे अगर मैं एग्जांपल में लिखूं, मेरे पास सेलुलोज एक तरीके का क्या है? पॉलीमरिक सब्सटेंस है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, है ना। गम्स हो गई, गम, सर गम तो हमें बहुत है बेटा, वो वाला गम नहीं, चिपकाने वाला गम, है ना, गम, सही है। वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हमें गम का रोल पता है, चिपकाता है। प्लांट किसको चिपका रहा है भाई? क्लियर है? और सुन ध्यान से, जैसे मान ले करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या है? ड्रग है। ड्रग है, किसमें मिलती है? हल्दी में, टर्मरिक में मिलती है। तो हल्दी अपने लिए दवाई थोड़ी बना रहा होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? एक राइसिन नाम का टॉक्सिन है, तो वो कौन बना रहा है? प्लांट बना रहा है। तो इनका प्लांट में कोई रोल नहीं है। और ये एनसीईआरटी लिखती है ये प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया में मिलते हैं। इनका रोल कुछ का पता नहीं है हमें। तो आपको क्या करनी है? ये टेबल जरूर याद करनी है। जैसे कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, क्लियर है? इनका रोल मुझे पता है, कैरोटिनॉइड्स का कलर देते हैं, ठीक है, प्लांट को फायदा होता है। कुछ का हमें रोल नहीं पता, ठीक है। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, प्लांट को नशा करना है, कोडीन मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। टार्पिनॉइड, मोनोटार्पिन, डाइटार्पिन, ये केमिकल होते हैं, एल्कलॉइड, टार्पिनॉइड। असेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन, राइसिन किसमें मिलता है? कैस्टर में। कैस्टर पता है बेटा, एक प्लांट होता है, ठीक है। लैक्टिन्स, कॉन्केवलिन ए। लैक्टिन्स क्या होती है? खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशल टाइप की प्रोटीन है,
लैक्टिन्स क्या है? स्पेशल प्रोटीन होती हैं। उस लैक्टिन्स एक ग्रुप होता है, क्या होता है? ग्रुप होता है प्रोटीन का। उसका एग्जांपल है कॉनकेवलिन ए। नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, कॉनकेवलिन ए इज लैक्टिन्स। क्लियर है? ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है। इससे क्वेश्चन आया, 2 बार आया नीट में, रिसेंटली 3 साल में 2 बार आया। ड्रग विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ये ड्रग्स हैं। पॉलीमरिक, रबर, गम, सेलुलोज। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सही है। तो आप देख लें, आप देख सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे। ये देखो बेटा, ये देखो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ ले एनसीईआरटी। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है? क्या है देख लो, एनिमल टिश्यू में है और सब में होंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटा। अगर हम प्लांट को, फंजाई को और माइक्रोबियल सेल्स को देखेंगे, उनमें हमें हजारों ऐसे कंपाउंड दिखते हैं जो क्या है, जिनका हमें रोल नहीं पता, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देख लो, इसने स्पेशली मेंशन किया इस बात को, ठीक है। अब आप देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए क्या लिख रहा है ये। देख बच्चे, देख क्या कह रही है, यहां से थोड़ा सा दिखेगा तुझे सही से। ये देख देख देख, प्लांट सेल, फंजाई, इसमें मिलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? देख, प्राइमरी मेटाबोलाइट का हमें क्या है, रोल पता है, देख लेना, आइडेंटिफियल मतलब रोल, और वो नॉन रोल करते हैं किसमें? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कोई काम ना करते हो, मैनी ऑफ देम यूजफुल है ह्यूमन को। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर इसने क्या लिख दिया बेटा, प्लांट, फंजाई और माइक्रोब्स में हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलते हैं और उसमें नहीं मिलते। किसमें नहीं मिलते? किसमें नहीं मिलते भाई? ये समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। प्राइम, मेरी बात सुन, सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल है, हाँ सर, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, केमिकल है ना, कन्वर्ट हो सकता है, उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ऐसे मेटाबोलाइट जिनका रोल हमें पता है, प्रॉपर फंक्शन होता है सेल में, उन्हें प्राइमरी कहते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, डीएनए, ये सारे ऐसे मेटाबोलाइट जिनका रोल हमें शायद नहीं पता या कुछ और काम के होते हैं प्लांट में, उनका रोल हमें नहीं पता, उसको फंजाई के सेल बनाते हैं। क्लियर है? फंजाई के सेल बनाते हैं, बैक्टीरिया का सेल बनाता है, प्लांट सेल बनाता है, उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। सेलुलोज उसमें है। देखो, कई बच्चों को लगता है यार सेलुलोज का तो हमें रोल पता है, पर सेलुलोज एक तरह की डिपोजिशन होती है। क्लियर है? ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट देख लो, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है। एक पूछ रहा सर बर्थडे कैसा गया, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था बेटा। ठीक है, डन हो गया। चलिए नोट कर लो इसको, और इसके साथ ये टेबल भी लिखनी है, पहले बता रहा हूं, टेबल ये कॉपी में लिखनी है। यस सर, वहीं से याद कर लेंगे, फिर याद नहीं होगी। टेबल कितनी बार लिखनी है? 2 बार। पहले इसको नोट करो, फिर टेबल लिखो। टेबल लिखनी है 2 बार। सर बैक स्लाइड दिखा दो, ये रही। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट तो सारे सेल में मिलते हैं,
सेकेंडरी किसमें मिलते हैं? सेकेंडरी किसमें मिलते हैं? फंजाई में, प्लांट में और बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स में। ये वाला लिख लो। डोपा क्या होता है? डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का लेक्चर रिवाइज कर लेना, थोड़ा टेक्निकल था पहले बता रहा हूं, क्योंकि कल हम क्या पढ़ रहे होंगे? अमीनो एसिड पढ़ रहे होंगे। कल हम क्या पढ़ रहे होंगे? अमीनो एसिड पढ़ रहे होंगे। आज का लेक्चर रिवाइज कर लेना। हाँ, नोट कर लो, ये भी नोट करो। सर कॉपी में लिखना है 2 बार। एक तो ये टेबल लिखनी है 2 बार, और एक बार वो लिखनी है जो आपको मैंने लिखवाई थी परसेंटेज वाली। प्लीज कृपया करके, हाँ कृपया करके होमवर्क दे दीजिए। डोपा दे रखा है, आज ये डोपा है तुम्हारे लिए, इसको करके रखना, कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? हाँ, डोपा कहां मिलेगा? इसी पीडीएफ में। लिख लिया सबने? ये टेबल लिख लो, खत्म कर रहे हैं क्लास। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय। सर बाद में लिख लेंगे, पेज छोड़ रहे हैं। जो तूने लास्ट ईयर पेज छोड़े थे ना, आज भी तक नहीं लिखे, वो खाली पड़े हैं। आज भी वो पेज खाली पड़े हैं जो तुमने कभी छोड़े थे। हाँ सर, हमने किसी के लिए पोयम लिखनी थी तब छोड़े थे। नहीं बेटा, मैं ये बात नहीं कर रहा। तूने नोट्स बनाने के लिए जो पेज खाली छोड़े थे, आज भी वो 10th क्लास के वो पेज आज भी छूटे में, तू बना लेता तो अच्छा रहता। चलो बाय।